हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे सारी पावर जो होती है वो किसी भी एक ऑर्गन में नहीं होती गवर्नमेंट के। हर बार जो पावर जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है। एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के होते हैं उनमें पावर डिवाइड हुई होती है अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। In this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. ये power sharing का idea हम अपने next chapters, मतलब ये वाला chapter अपना next chapter जो है उसमें देखेंगे। We start with two stories from Belgium एंड श्रीलंका। तो इन्होंने इस चैप्टर में दो स्टोरीज दी हुई हैं बेल्जियम और श्रीलंका की, और हमने उसको कंपेयर करा है। Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The story yields some general conclusions about the need for power sharing in democracy. अब स्टोरी से हमें पता चलता है कि क्यों पावर शेयरिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, और अगर ये नहीं होगा तो उसके क्या कंक्लूजन्स होंगे। This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. तो अब हमने ओवरव्यू देख लिया, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब जो बेल्जियम है वो यूरोप में है, जैसे इंडिया जो है वो एशिया में है, जैसे, और उसी तरह बेल्जियम जो है वो दूसरे कॉन्टिनेंट में है, दैट इज यूरोप। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अब एरिया के टर्म्स में वो उसका जो एरिया है वो हरियाणा, जो इंडिया की स्टेट है हरियाणा, उसके कंपैरिजन में भी कम है, राइट। It has borders with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. तो इसके चार कंट्रीज के साथ बॉर्डर होते हैं, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा. अगर हम हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ लेके चलते हैं तो जो बेल्जियम है उसकी पॉपुलेशन उसकी हाफ है, दैट इज 1 करोड़, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region. 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. अब इसका जो इसका एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है इस कंट्री का। 59% जो लोग हैं वो हैं क्या कहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन, आप इसके अगर साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और वो डच बोलते हैं, डच एक लैंग्वेज है, डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं 59% लोग ऑफ बेल्जियम and speaks Dutch language. Another 40% people live in Wallonia region and speak French. अब इसमें मेन ये है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे मैंने लिखा था बेल्जियम में 59% जो है वो रहते हैं कहाँ, जस्ट अ सेकेंड, वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में और डच बोलते हैं, फ्लेमिश region, Dutch, as they speak Dutch language. जो 40% लोग हैं वो रहते हैं वलोनिया रीजन में and they speak French. Next देखते हैं, 59% lives in Flemish region and speaks Dutch.
Another 40% people live in Wallonia region and speak French, remaining 1%. अब 49 59 प्लस 40 हम करेंगे तो 99 होएगा. अब 99 में से वो जो 1 मतलब जो 100% में से 1% अब जो बचे हैं वो जर्मन में रहते हैं, सॉरी जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. दे स्पीक जर्मन 1%. बट उन्होंने ये नहीं बताया वो रहते कहाँ, तो उनको बहुत ही स्मॉल जगह कंसंट्रेशन में रहते होंगे, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, ऐसा कुछ होगा. बट उन्होंने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप एग्जाम में ये मत लिखना जो मैं बता रही हूँ. इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. अब जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, उसमें इसका ऑपोजिट है. वहां पर या 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच, एंड द रिमेनिंग 20% दे स्पीक डच. यहाँ पे इसका ऑपोजिट है, राइट. Just a second, let me scroll. The minority French speaking community was relatively rich एंड पावरफुल. अब जो ये इसके मतलब जो फ्रांस सॉरी बेल्जियम की बात कर रहे हैं ये, उसमें 59 जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच जो बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो रिच भी थी और पावरफुल भी थी. दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर. दिस लेड, अब जो डच स्पीकिंग लोग थे उनको इस बात से गुस्सा आता था उनको इस बात पे. वो इस बात को मना करते थे कि ऐसा क्यों है कि फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो रिच भी हैं और साथ में पावरफुल भी है, ऐसा क्यों. इसलिए, और जो डच स्पीकिंग थे उनको बाद में जाके थोड़ा एजुकेशन के लिए राइट मिला था और ये सब राइट्स उन्हें बाद में मिले थे. तो इसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो गई बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज. कब? ड्यूरिंग 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. अब इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ब्रसल्स में. वैसे तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा डच स्पीकिंग लोग थे, पर जो उसकी कैपिटल थी उसमें सबसे कम लोग थे डच स्पीकिंग में. जो लिखा है ना, मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. Let us compare this to the situation in another country, श्रीलंका. अब श्रीलंका से अगर हम इसका कंपैरिजन करें बेल्जियम के इसका, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, इंडिया के नीचे ही सिचुएटेड है ये. जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु से बस कुछ किलोमीटर दूर है. इट हैज़ 2 करोड़ पीपल, अबाउट 2 करोड़ पीपल. लाइक आई टोल्ड यू कि अगर हम एस्टिमेशन लें कि हरियाणा में 2 करोड़ लोग रहते हैं तो उसके हाफ होता है बेल्जियम में और सेम है श्रीलंका में. लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. श्रीलंका की भी बहुत पॉपुलेशन है, जैसे बाकी साउथ एशिया रीजन में जैसे इंडिया की भी काफ़ी पॉपुलेशन है, ऐसे ही श्रीलंका की भी बहुत पॉपुलेशन थी, आई मीन है. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स. अब ये just a second, let me clear this. अब जो श्रीलंका है उसमें 2 तरह के लोग रहते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ओनली. लैंग्वेज के बेसिस पे लोग 2 तरह के थे. एक थे सिन्हला एक लैंग्वेज है, सिन्हला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स. अब आगे चल के हम देखेंगे कि तमिल स्पीकर्स भी 2 तरह में डिवाइडेड हैं, राइट. जो सिन्हला स्पीकर्स थे अब वो ज़्यादा थे 74% और तमिल स्पीकर्स थे 18%. अब इसमें डिफ्रेंशिएशन है तो डेफिनेटली हमें लग ही रहा है कि कोई ना कोई इनके बीच में भी प्रॉब्लम होगी. ये थे 74% और ये थे 18%, राइट.
Among Tamils, they were, like I told you, there were two subgroups. Tamils में भी दो subgroups थे. Tamil natives of the country called Sri Lankan Tamils 13% थे. अब एक थे श्रीलंकन तमिल्स, जस्ट अ सेकेंड, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स. जो वहां के तमिल्स थे वो थे ये थे 17% और ये थे 1%. Just a second, sorry, this was 13% and this was the remaining, that is 5%. I'm so sorry for the inconvenience. And this was 5%, right? Yeah, Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils were concentrated in the north and east. Just a second, let me show you the map. ये बेल्जियम का मैप है. जस्ट लेट मी शो यू फर्स्ट ये वाला मैप. ये ब्रसेल्स है इनकी कैपिटल. यहाँ पे ये जो रीजन है रेड वाला, ये है वलून, दैट इज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल. ये ऊपर वाला जो है ये है फ्लेमिश रीजन, ये थे डच स्पीकिंग पीपल. और ये जो साइड में थोड़ा सा पार्ट है ये वाला जिसपे मेरी एरो है, ये था जर्मन स्पीकिंग पीपल. तो हम देख रहे हैं कि ब्रसेल्स, ये जो पूरी बेल्जियम है उसमें जो ऊपर वाला रीजन है वो था डच स्पीकिंग, ये था डच, ये था, ये इसमें देखेगा नहीं व्हाट आई एम राइटिंग, सो मैं ऐसे कर रही हूँ, फ्रेंच, एंड दिस वाज जर्मन, राइट. अब ये रहा श्रीलंका का मैप. दैट ये वाला जो सारा येलो वाला रीजन है, ये सारा रीजन, ये था सिन्हलीस, मतलब जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे. ये ऑरेंज वाला जो पोर्शन है ये था श्रीलंकन तमिल्स, राइट. नेक्स्ट जो ये वाला रीजन था ब्राउन वाला, ये सारा, ये थे इंडियन तमिल्स. और मुस्लिम, ये जो ये डॉट्स हैं बीच में, ये सब, दिस ऑल पोर्शन, ये जितने भी डॉट्स हैं ये थे मुस्लिम्स इन श्रीलंका, राइट. Most of the Sinhala speaking people are Buddhists, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. अब जो सिन्हला में थे, सिन्हला स्पीकिंग लोग थे, वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे वो हिंदूज थे या फिर मुस्लिम्स थे. एंड देयर वर अबाउट परसेंट, just a second, what is this written, 7%, yeah, 7%, yeah, 7% क्रिश्चियंस थे जो बहुत तमिल भी बोलते थे और सिन्हला भी बोलते थे, तो वो डिवाइड हो गए थे दोनों में. Just imagine what could I'm so sorry. Just imagine what could happen in situations like this. In Belgium, Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among the communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. अब ऐसी बेल्जियम की जो सिचुएशन है उसमें डच कम्युनिटी ज़्यादा है, तो डच कम्युनिटी जो थी वो अपनी एडवांटेज दिखा सकती थी फ्रेंच लोगों पे और जर्मन लोगों पे, क्योंकि वो उनकी कम मेजॉरिटी थी. बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इससे की वजह से जो बेल्जियम था उसका डिवीजन हो जाता और एक वॉर होती. पहले तो वॉर होती है फिर उसमें डिवीजन हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ.
and this could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over. अब जो दोनों sides थी, that is French और जो डच स्पीकिंग थी, दोनों साइड्स अपना क्लेम दिखाती है ब्रसल्स के ऊपर. कहते हैं ब्रसल, वो फ्रेंच कहते हैं ब्रसल्स हमारी उसमें पार्ट में आएगा, डच कहते हैं ब्रसल्स हमारे पार्ट में आएगा, बट उनके बीच में वॉर नहीं हुई. क्यों, वो हम आगे जाके चैप्टर में देखेंगे. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. अब जो सिन्हला स्पीकिंग सिमिलरली जैसे डच उस पे करती है, ऐसे श्रीलंका में सिन्हला कम्युनिटी जो थी वो अपना बिगर मेजॉरिटी होने की वजह से अपनी विल पूरी कंट्री पे इम्पोज कर सकती होती. बट ऐसा हुआ या नहीं हुआ वो हम आगे जाके चैप्टर में देखेंगे. एंड ये कि क्या हुआ आगे चैप्टर में ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. आज मैंने आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है और बताया है कि फ्रेंच और बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या डिविजन्स थे लोगों के बीच में. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड जब आप सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे एक बेल आइकन भी होगा, प्लीज़ आप उसको भी प्रेस कर लेना ताकि अगर मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड.